ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। इस लेक्चर में दो इश्यू हम लोग डिस्कस करेंगे जो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। पहला, पब्लिक कॉरपोरेशन वर्सेस इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, लोक निगम बनाम स्वतंत्र नियामकी आयोग। तो लोक निगम पीछे मैंने आपको बताया था काफ़ी डिटेल। स्वतंत्र नियामकी आयोग से मैं आपका परिचय करा दूं कि ये है क्या। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, IRC, व्हाट इज दिस। आप इससे परिचित हो जाइए, फिर हम एक कंपैरेटिव चार्ट दिखा देंगे दोनों में क्या है समानता, क्या असमानता, क्या हो गई तुलना। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, स्वतंत्र नियामकी आयोग, इनफैक्ट वास्तव में पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था पर या पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण का एक माध्यम है। अमेरिका जैसे देश जहां पर बाजार का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है, उन देशों में बाजार आम जनता का शोषण न करने पाए, इसके लिए कांग्रेस या अमेरिकी संसद के कानून के द्वारा स्वतंत्र नियामकी आयोग की स्थापना की गई है। 3 शब्द हैं, स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, दूसरा ये नियामकी है, और तीसरा ये आयोग है। इसका अर्थ समझिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का ये स्वतंत्र है। एक्चुअली में आपको मालूम है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच टग ऑफ वार चलता है। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं, संविधान की सुपरमेसी होती है, इसलिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच विवाद चलते रहते हैं। तो कार्यपालिका वीटो की शक्ति का प्रयोग करके विधायिका पर नियंत्रण करता है, तो विधायिका भी विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, और उसी में एक माध्यम है स्वतंत्र नियामकी आयोग। इसकी स्थापना कांग्रेस मतलब अमेरिकी संसद के कानून के द्वारा होता है, इसलिए इसे कांग्रेस की भुजा, आर्म्स ऑफ कांग्रेस भी कहता है। मतलब इसके माध्यम से कांग्रेस कार्यपालिका पर चेक करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां पे कैपिटलिस्ट डोमिनेंट है बाजार पर, या बाजार पर नियंत्रण कर रहा है, तो सरकार की नीतियां उन्हीं के अनुसार बनती हैं, तो सरकार पर नियंत्रण का एक माध्यम बन जाता है, इसलिए आर्म्स ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस की भुजा कहता है। स्वतंत्र इसलिए कहता है कि एक बार जब स्थापित हो जाता है, गठित हो जाता है, तो इस पर न तो कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, न ही संसद का नियंत्रण होता है, न ही न्यायपालिका। आयोग इसलिए कहता है इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं। इन्हें आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी कहा है, स्वायत्तता के द्वीप। मतलब ये अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णतः स्वायत्त होते हैं, इन पर किसी भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए इनके द्वारा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए, आम जनता के हितों का शोषण न होने पाए, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन मैन, ये विभिन्न कानूनों के माध्यम से बाजार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। ये निर्णय भी देते हैं, इसलिए इनका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। न्यायपालिका के अलावा अन्य कोई एजेंसी निर्णय देता है तो क्वासी जुडिशियल बोला था, अर्ध न्यायिक। अब तो मेरे ख्याल से आपको इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, दोनों की तुलना कर लें। पहले हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के बारे में मैंने बता दिया, लोक निगम के बारे में मैंने पीछे बताया। लोक समानता देखिए, लोक निगम की भी स्थापना भारतीय संसद के कानून के द्वारा होता है, और स्वतंत्र नियामकी आयोग की स्थापना भी अमेरिकी संसद के कानून के द्वारा होता है। एक समानता है, डिफरेंसेस ढेर सारे हैं। लोक निगम स्वयं व्यापारिक कार्यों में संलग्न होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन इटसेल्फ इन्वॉल्व इन इंटरप्रेन्योरियल वर्क, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन यह इंटरप्रेन्योरियल वर्क पे या व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है, उद्यम पे नियंत्रण स्थापित करता है। लोक निगम के जो कर्मचारी होते हैं, वे अधिकांश कर्मचारी सिविल सेवा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन जो निदेशक मंडल होता है वो सिविल सेवा के होते हैं। इसके कर्मचारियों की नियुक्ति
संसद द्वारा होती है, ठीक है, और दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के सदस्य नहीं होते। लोक निगम जो कार्य करता है वो व्यापारिक प्रकृति का कार्य होता है, और स्वतंत्र नियामकी आयोग का जो कार्य होता है वह अर्ध न्यायिक प्रकृति का कार्य होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। ये लोक निगम पर कार्यपालिका का भी नियंत्रण, संसद का भी नियंत्रण, न्यायपालिका का भी नियंत्रण, स्वतंत्र नियामकी आयोग पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये ढेर सारे आपको मैंने डिफरेंसेस बता दिया, और एक कंपैरेटिव चार्ट मैंने बता दिया इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन के बीच। नेक्स्ट जो मुद्दा हम लोग डिस्कस करेंगे वो मुद्दा होगा कि लोक उपक्रमों पर नियंत्रण। तो जैसे आपको मैंने प्रशासन पर नियंत्रण बताया था, सिंपल ऐसे ही आपको लोक उपक्रमों पर नियंत्रण बताना है। थोड़ा सा इसमें हम कुछ चेंजेस दिखाएंगे। जैसे आपको मैंने प्रशासन पर नियंत्रण पढ़ाया था, तो आपको याद होगा जो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से आपका 15-16 होगा, 17, उसको देखिएगा। कार्यपालिका का नियंत्रण, विधायिका का नियंत्रण, न्यायपालिका का नियंत्रण, जन नियंत्रण। यहाँ पर हम अगर देखेंगे लोक उपक्रमों पर नियंत्रण की जब हम चर्चा करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे हमने इसको दो तरीकों से दिखाया है। बाह्य नियंत्रण, डायग्राम बनाइए, ये आपको डायग्राम ड्रा करना है। एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल में यहाँ पे देखिए बाह्य नियंत्रण में मैंने 3 कैटेगराइज किया। जैसे प्रशासन पर भी नियंत्रण है, वहां पे भी बाह्य नियंत्रण है, लेकिन यहाँ पर संसदीय नियंत्रण भी बाह्य नियंत्रण है। कार्यपालिका का नियंत्रण भी बाह्य नियंत्रण है। वहां कार्यपालिका का नियंत्रण प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण था, और नौकरशाही द्वारा भी नियंत्रण स्थापित किया जाता है पब्लिक एंटरप्राइजेस पे। और आंतरिक नियंत्रण यहाँ पे जो देखेंगे आप, वहां पे यहाँ पे मैनेजरियल बोर्ड है, प्रबंधन मंडल। रिपीट, यहाँ पे रिपीट होना लेक्चर। लोक उपक्रमों पर संसदीय नियंत्रण कैसे किया जाएगा? मैंने आपको बताया कि अधिकांश लोक उपक्रमों की पूंजी संसद द्वारा प्रदान की जाती है, और संसद जब प्रदान करेगा तो संचित निधि से होगा। जनता की पूंजी है तो संसद नियंत्रण स्थापित करेगा। और संसद कैसे नियंत्रण स्थापित करेगा? प्रश्नकाल। अब आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो आप देख लीजिएगा पीछे लेक्चर। 2 प्रकार के प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, कुछ एक्सेप्शनल प्रश्न भी होते हैं, ठीक है। आपको पूरा डिटेल मैंने बताया। इसके अलावा शून्यकाल, 12 बजे का जो समय होता है, टाइम होता है, 0 आवर्स, जो भारतीय संसदीय प्रणाली में एक इनोवेशन है। यहाँ पे भी आप लोग उपक्रमों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, संसद के सदस्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यानाकर्षण, लोक उपक्रमों के लिए स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया था कि एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन मंत्रियों का ध्यान संबंधित लोक उपक्रमों के क्रियाकलापों के बारे में आकर्षित किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण, लोक उपक्रमों की कार्यशैली की निंदा की जा सकती है। घाटे में जा रहा है, वित्तीय पूल की कमी, तमाम बातें। और लास्ट में मैंने आपको पीछे बताया था, लोक उपक्रम समिति की स्थापना किया गया है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा। ये समिति क्या करती है? मंत्रालयों और ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के रिपोर्ट के माध्यम से लोक उपक्रमों पर नियंत्रण स्थापित करेगी। डिटेल आप बता दीजिएगा। तारांकित प्रश्न, गैर तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, 3 प्रकार के प्रश्न हो गए। डिटेल आप देखिएगा। शून्यकाल मैंने आपको डिटेल बता दिया। ध्यानाकर्षण कैसे क्या होता है, आपको एक एक लाइन लिखते हुए चलना मेंस में। कार्यपालिका नियंत्रण मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा नियंत्रण, वह कैसे होगा? लोक उपक्रम मैंने आपको बताया था किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होता है, तो मंत्री क्या करेगा? संबंधित मंत्रालय की नीतियों के निर्माण के द्वारा लोक उपक्रमों को कार्य परिचालन संबंधी दिशा निर्देश देगा। तो नीतियों के थ्रू पॉलिसी मेकिंग, नीतियों के निर्माण के द्वारा संबंधित मंत्रालय क्या करेगा? लोक उपक्रमों को कार्य संचालन के लिए, कार्य वर्क ऑपरेशन, कार्य परिचालन संचालन के लिए डायरेक्शन देगा। दूसरा, नियुक्ति एवं निष्कासन, पब्लिक इंटरप्राइजेस में अपॉइंटमेंट कैसे होगा, निष्कासन कैसे होगा। हालांकि पर्सनल पर पूरा नियंत्रण लोक उपक्रम का होता है, लेकिन आप देखिए विभागीय उपक्रम में सिविल सेवा के सदस्य होते हैं,
सरकारी कंपनी और लोक निगम में थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन पॉलिसी कैसे बनेगी इसको डिसाइड कौन करेगा? मंत्रालय नियंत्रण करेगा। थर्ड है बजट। अभी मैंने बताया कि ऐसे लोक उपक्रम या अधिकांश लोक उपक्रमों का बजट कहां से अप्रूव होता है? पार्लियामेंट से। कौन अप्रूव कराता? वित्त मंत्री। भाई सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय वित्त मंत्रालय को बताएगा कि ये खर्च है, वित्त मंत्री बजट पेश करेगा। तमाम बातें जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं, सामान्य चर्चा, अनुदान मांगों पर मतदान, उसके पहले अन्य जो स्टेप हैं, तो वहां पे क्या होता है? कार्यपालिका क्या करता है? इसके माध्यम बजट के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करेगा। सॉरी, कार्यपालिका कैसे नियंत्रण करेगा? ये थोड़ा सा मैंने विधायिका वाला बता दिया। कार्यपालिका नियंत्रण स्थापित करेगा जब बजट बनेगा। वित्त मंत्रालय स्पेशली, वित्त मंत्रालय के द्वारा स्पेशली जब बजट का अप्रूवल किया जाएगा तो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। डिटेल बताया जाएगा आपको बजट निर्माण में। फिर अध्यादेश, विभिन्न अध्यादेशों के माध्यम से, लोक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न अध्यादेशों के माध्यम से क्या करता है? कार्यपालिका लोक उपक्रमों पर नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट है नौकरशाही। ये इन दोनों की तुलना में प्रत्यक्ष नियंत्रण, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक लोक उपक्रम किसी मंत्रालय के अधीन होता है और मंत्रालय के अधीन किसकी स्थापना की जाती है? ब्यूरो की स्थापना की जाती है। तो एक संयुक्त सचिव स्तर का IAS अधिकारी क्या करता है? ब्यूरो का मुखिया होता है, हेड होता है, प्रबंधकीय या प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, और उसी के थ्रू वह मंत्रालय कंसर्न पब्लिक एंटरप्राइजेस, संदर्भित लोक उपक्रमों पर नियंत्रण स्थापित करता है। ये भी एक इशू हो गया आपके सामने, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा भी या नौकरशाही के द्वारा भी। और जहां नौकरशाही आएगा, बुरा मत मानिएगा, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये ब्यूरोक्रेसी की टेंडेंसी है, कॉलोनियल टेंडेंसी। जहां जिस जिस लोक उपक्रम पर ये बैठे और मंत्री बैठे, वो लोक उपक्रम सूख गए, बीमार हो गए। एनीवे, लास्ट में जो इंटरनल कंट्रोल है मैनेजरियल बोर्ड के द्वारा होता है। इसमें कई कैटेगरी होते हैं, कई श्रेणी होते हैं। उत्पादन एवं निर्माण, लोक उपक्रमों का जो सबसे मुख्य कार्य है प्रोडक्शन एंड क्या कंस्ट्रक्शन, तो कैसे उत्पादन किया जाए, मटेरियल का निर्माण कैसे किया जाए, उसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित मैनेजरियल बोर्ड करेगा। सब इंजीनियर्स होते हैं। लागत और लाभ, कास्ट कितना आएगा, प्रॉफिट कितनी आएगी, उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा, विंग होगा। वो देखेगा कि कितने लागत में हम बनाएं कि हम इस पब्लिक एंटरप्राइजेस पे हमें प्रॉफिट गेन हो। ठीक है। मैनेजरियल, मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में तनाव, टेंशन मैनेजमेंट, सबसे बड़ा सामाजिक बाधा। थिंकर्स पढ़ाएंगे, थिंकर्स आपको बताएंगे कि संगठन में ये जो सामाजिक बाधा होता है इसको भी दूर करना है। फॉलेट, तनाव प्रबंधन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट, रचनात्मक मतभेद, तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए। और प्रबंधकीय समन्वय, विभिन्न कर्मचारियों के बीच, विभिन्न इकाइयों के बीच, विभिन्न संसाधनों के बीच, विभिन्न रिसोर्सेज के बीच तालमेल या कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाना, जिससे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो। तो ये इंटरनल कंट्रोल हो गया। अतः स्पष्ट है कि लोक उपक्रमों पर नियंत्रण विभिन्न माध्यमों से स्थापित किया जाता है। दैट्स ऑल। तो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप आंसर पेपर प्लीज उठाया करिए। एक्सपर्ट की क्वालिटी अगर आपको चेक करना है तो आंसर पेपर देखा करिए कि अच्छा यूपीएससी में थोड़ा अप्लाइड आता, आप डर जाते हो, मैं कराऊंगा, घबराइए मत। कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पिछले कई वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए उनका एक आइडियल आंसर फ्रेमिंग कराऊंगा, या बीच में कभी भी टाइम मिलेगा तो एक दो लेक्चर मेरा आइडियल आंसर पे भी आएगा। क्या लिखना है, प्रश्न को कैसे समझना है। हिंदी माध्यम यूपीएससी में आपके सामने समस्या क्या होती है, जो हिंदी में ट्रांसलेट होता है, चूंकि जो पेपर बनता है वो मूलतः इंग्लिश में होता है और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसलिए हिंदी मीडियम में आपसे भी कहता हूं
कि इंग्लिश में शब्दों को पढ़ा करिए। क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी या स्टेट लेवल, एक बार इंग्लिश, थोड़ा आपको लगता समय लगेगा, कुछ नहीं समय लगेगा, जब आप पढ़ लेंगे तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में बहुत आसान होते हैं, तो भी कराया जाएगा। आंसर पेपर खोलिए और पब्लिक इंटरप्राइजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके या डायरेक्ट मेरे ऑफिस में मैनेजमेंट को कॉल कर सकते हैं। लिखिए, प्रैक्टिस करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।